नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू और पंजाब सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट रैंक के विधायक राजकुमार वेरका ने दिल्ली को आसपास के राज्यों में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराया है। आने वाले वक्त में दिल्ली से पंजाब को जोड़ने वाली हरियाणा की सीमाओं को सील करने की भी पंजाब सरकार की तैयारी है। आने वाले वक्त में दिल्ली के लोगों की पंजाब में एंट्री बैन हो सकती है। पंजाब में हालात बिगड़े तो एक बार फिर सख्ती के साथ लॉकडाउन भी संभव है। पंजाब को लेकर ये बड़ी जानकारियां इस वक्त सामने आ रही हैं। सीधा सीधा दोषारोपण किया गया है दिल्ली के ऊपर कि दिल्ली की लापरवाही का खामियाजा दूसरे राज्य भुगत रहे हैं और ऐसे में हो सकता है कि यह फैसला लिया जाए कि अब पंजाब में दिल्ली वालों की नो एंट्री। दरअसल इससे पहले समझना यह भी होगा कि दिल्ली एनसीआर में जब ऐसी दिक्कतें आ रही थी तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक कर इस मामले को सुलझाया था। अब पंजाब के साथ पेच फंसता नजर आ रहा है दिल्ली का। दिल्ली की वजह से देश की सभी जहां बाउंड्री है सभी खराब हो रही है और क्योंकि उनसे कंट्रोल हो नहीं रहा और दिल्ली की जो सरकार है वो कोरोना से खुद पीड़ित है और वो दूसरे को क्या इलाज कर सकते हैं। लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ हालत बद से बदतर है और 5000 से ज़्यादा लोग डेली ट्रैवल करके पंजाब की बाउंड्री में आ रहे हैं दिल्ली से। हमें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भयंकर खतरा है वो दिल्ली से ट्रैवल करने वालों से ही है और हम उस पर बिल्कुल विचार करेंगे और जल्द इस पर फैसला सरकार लेगी और लॉकडाउन करना पड़ेगा वो करेंगे और सील करनी पड़ेगी वो भी सील करेंगे। तो आपने सुना क्या तैयारी है पंजाब की, ये कहते हुए कि दिल्ली अपनी स्थिति संभाल नहीं पा रही। हम सीधा रुख करते हैं विशाल अंग्रेज मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, आधार क्या है इन आरोपों का, क्योंकि दिल्ली को सीधा सीधा कटघरे में खड़ा किया गया है। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर राजकुमार वेरका भी कह रहे हैं कि 5000 लोग दिल्ली से हर रोज पंजाब में ट्रैवल कर रहे हैं और करीब 500 से 900 के करीब गाड़ियां लगातार ही पंजाब में आ जा रही हैं और इसी के चलते पंजाब में रोक रही हूं विशाल मैं आपको। हमारे साथ खुद इस वक्त राजकुमार वेरका जी, पंजाब सरकार के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। वेरका साहब, मैं आधार जरा बताएंगे कि आखिर दिल्ली पर ये जो दोषारोपण हो रहा है, और मैं दोषारोपण शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो बाइट आपकी चली है, जो बयान आपका था, उसमें आप साफ साफ कह रहे हैं कि दिल्ली इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसे में आगे हम सील भी कर सकते हैं। आधार क्या है सर ये मानने का? देखिए, हम जो लोग जो टेस्ट कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो दिल्ली की ओर से कूच करते हैं, पंजाब में एंटर करते हैं और वो बिना बताए हुए कई बार तो अपने घरों में चले जाते हैं। और जितने भी हमने आज तक सैंपल टेस्टिंग किए हैं या उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की है, उनमें से हिस्ट्री से ज्यादा तौर पे जो अब आ रहा है वो यही सामने आ रहा है कि जो दिल्ली की ओर से आ रहे हैं, क्योंकि बाकी तो हमारे साथ बॉर्डर बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि बाकी बंद है, जम्मू कश्मीर हमारा बॉर्डर बंद है और हरियाणा से जो पंजाब का बॉर्डर है उसी से ही हमें जो सबसे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है वो वही है। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी विस्फोटक स्थिति में है और दिल्ली के कंट्रोल इनसे संभाला नहीं जा रहा है। लोग आज भी फिर सर मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, तब तो आप अपनी जिम्मेदारी दिल्ली पर डाल रहे हैं। लोग तो आएंगे क्योंकि ऐसी कोई रोक केंद्र सरकार की तरफ से है नहीं, आवाजाही की जा सकती है आराम से। ये जब गाइडलाइंस हैं, अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं, आप उनको क्वारंटीन सेंटर में नहीं रख पा रहे हैं या फिर आपने ऐसे नियम नहीं बनाए, तो ये जिम्मेदारी तो पंजाब सरकार की है। देखिए, ये आप जो बात कह रहे हैं कि केंद्र ने ऐसे नियम नहीं बनाए, तो क्या केंद्र ने ये नियम बनाए? जो नियम केंद्र के हैं वही हम फॉलो करते हैं। हम कौन से नए नियम अपने फॉलो करते हैं? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भैया वो दिल्ली से लोग भाग भाग करके दूसरी स्टेटों में कोई होटल में कमरा ले रहा है। अच्छा, आप जो ये सोच रहे हैं वेरका साहब, रोकते हुए सौरभ भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए मेरे साथ, उनका स्टेटमेंट इस पर जान लेते हैं। सौरभ जी, दिल्ली जिम्मेदार है पंजाब के बिगड़ते हालात के लिए। राजकुमार वेरका साहब जो पंजाब सरकार के प्रवक्ता हैं, साफ तौर पर उनका बयान भी सामने आया है, मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर भी हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पूरी दुनिया जानती है
कि अगर दिल्ली और मुंबई के अंदर कोरोना के केसेस बढ़े हैं तो उसका कारण ये है, पूरे देश की इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो दिल्ली और बॉम्बे उतरती हैं। वेस्टर्न सदर्न रीजन उधर आता है, बाकी पूरा नॉर्थ इंडिया की जितनी भी फ्लाइट्स हैं बाहर से जो आती हैं वो ज्यादातर दिल्ली उतरते हैं। पंजाब के लोग भी ज्यादातर दिल्ली उतरते हैं, हरियाणा के लोग दिल्ली उतरते हैं। और हम लोगों ने जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आते थे उनको दिल्ली में रखते थे, वो दिल्ली में क्वारंटाइन रहते थे, जिसके कारण सबसे पहले जो ये इन्फेक्शन फैला वो दिल्ली और मुंबई के अंदर फैला। दूसरी बात, जब कुछ दिनों पहले दिल्ली ने कहा कि हम अपने बॉर्डर जो है हरियाणा और यूपी के साथ बंद कर देंगे, तो सबसे ज्यादा शोर कांग्रेस ने मचाया कि ये तो संविधान के खिलाफ है, एक देश एक नीति होनी चाहिए, आप तो देश का बंटवारा कर देंगे, आप तो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो इनकी नेशनल लीडरशिप है, उसका इसके ऊपर क्या बयान है। ये तो सबसे ज्यादा उछल के इन लोगों ने बयान वेरका जी जवाब और ये दीजिए। कहना, राजकुमार वेरका जी जवाब दीजिए। यही हम कह रहे हैं कि देश के हालात इनसे संभाले नहीं जा रहे, हम तो यही तो कह रहे हैं। उसके लिए जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है उनकी नाक के नीचे हो रहा है। केजरीवाल साहब अरे नहीं, वो कह रहे हैं कि जब वो दिल्ली का बॉर्डर सील कर रहे थे तब आप ही लोग सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे थे कि एक देश एक नीति होनी चाहिए। आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली बॉर्डर सील करके। नहीं, अपनी स्टेट को बचाने के लिए अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो उसमें कोई, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो इंटरनल हालात दिल्ली के हैं वो विस्फोटक है। दिल्ली के लोग, जो मैंने आपको कहा, जो चिंता वाली बात है कि दिल्ली के लोग शरण ले रहे हैं, हरियाणा में भाग रहे हैं, कोई हिमाचल में भाग रहे हैं, कोई पंजाब में भाग रहे हैं। वो होटलों में, सराओं में, धर्मशालाओं में वो इसलिए शरण ले रहे हैं कि दिल्ली में ज्यादा खतरा पैदा हो गया है। तो यही खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हम ये कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि तो सीधे राजकुमार वेरका साहब कह रहे हैं। बिल्कुल साधारण सी बात है, जब दिल्ली ने बॉर्डर बंद किए थे अपने स्टेट की हिफाजत के लिए, तब हम देशद्रोही थे, तब हम देश को तोड़ना चाह रहे थे। यही कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी। अब कांग्रेस की लीडरशिप क्या कह रही है? जब पंजाब वही काम कर रहा है तो कांग्रेस की लीडरशिप का इसके ऊपर क्या कहना है? मैं तो सिद्धांतिक सवाल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि भाई जब आप बैटिंग करेंगे तो रूल अलग है, जब कोई और बैटिंग करेगा तो रूल अलग है। ऐसे कोई ना होता है भाई, रूल तो सेम ही रहते हैं ना गेम के, तो आप रूल कैसे दलील दे रहे हैं ना कि हम अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए तो करेंगे। मैडम दलील तो हम भी दे रहे थे कि हम अपने लोगों को हॉस्पिटल मुहैया कराने के लिए हम ये कर रहे थे, तब तो हमारी कोई दलील नहीं मानी जा रही थी। वेरका साहब, फिर ये दो चीजें कैसे, दोहरी नीति कैसे हो सकती है एक ही मुद्दे पर? नहीं, हमारी बड़ी स्पष्ट नीति इसमें है कि भैया अपने स्टेट को सब लोग संभालें, हम लोग अपनी जिम्मेदारी एक महीने पहले नीति क्यों नहीं थी? और जो केंद्र सरकार है वो अपनी जिम्मेवारी का एहसास करें कि मैं समझता हूँ कि ये पार्टनरशिप की गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूनियन टेरिटरी है। ये बात सही है कि उसकी जिम्मेदारी जितनी केजरीवाल गवर्नमेंट की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी मोदी सरकार की भी है कि उन हालात को संभाले, क्योंकि केजरीवाल साहब के पास उतनी ताकत नहीं है। और ये मैं इनकी तकलीफ समझ रहा हूँ, और मैंने ये कह रहा हूँ कि इन दोनों की तकलीफ हमारे ऊपर हावी हो रही है। लेकिन सौरभ जी एक आखिरी बात बताते जाइए, क्या अगर बॉर्डर सील होता है पंजाब का, दिल्ली को इस पर दिल्ली का अपोज होगा, विरोध होगा? मैडम हमारा देखिए, हमें नहीं लगता कि हमारे दिल्ली से कोई पंजाब जो है वो कोई इलाज करने जाएगा। किसी की मजबूरी होती है, रिश्तेदार होते हैं, जानकारी होती है, बिजनेस होता है तो ही जाते हैं, क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है हमारा पंजाब जो है वो दूर पड़ता है। मगर क्या है कि लोग अगर वहां पे पहुंचते हैं, उनके काम धंधे हैं, तो उनको नुकसान होता है। मेरा मानना तो ये है। और जो नीति आपकी 1 महीने पहले दिल्ली के लिए थी वो ये पंजाब के लिए। लेकिन क्या होता है इस पर आखिर किस प्रारूप के साथ पंजाब सरकार सामने आती है? ये फैसला लागू होता है या नहीं बॉर्डर सील करने का, ये पता चल जाएगा जल्दी। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बात पेट्रोल डीजल की, आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। लगातार 19वें दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज डीजल 14 पैसे तो पेट्रोल 16 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में डीजल की कीमत अब 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर है, तो पेट्रोल 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बढ़े हुए दामों के बाद पटना में आज आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरी आरजेडी।
सड़क पर ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये प्रदर्शन है बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ। पेट्रोल डीजल की कीमतें जल रही हैं, आम लोग त्रस्त हैं। दिल्ली में इतिहास में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से ऊपर पहुंच चुका है। 19वां दिन है जब लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध प्रदर्शन में चेन से गाड़ी खींची जा रही है। चेहरे पर मास्क पहने तेजस्वी यादव सड़क पर साइकिल से उतरे। तेजस्वी के साथ भाई तेज प्रताप और तमाम कार्यकर्ता थे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने राबड़ी आवाज से पटना के डाक बंगला चौराहे तक साइकिल चलाकर बढ़ी कीमत का विरोध किया। देश में डीजल और पेट्रोल के बेतहाशा वृद्धि को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप के साथ पटना की सड़कों पर निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं दोनों भाई साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से अपना विरोध जता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले 1 महीने में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं वह आम लोगों को काफी परेशान कर रही है और इसी के विरोध में इसको मुद्दा बताते हुए आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पर। आरजेडी लगातार सरकार पर हमलावर है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग कर रहा है। ये बताइए कि आज आप सुबह सुबह निकल गए पटना की सड़कों पर साइकिल। देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल का दाम जो है पेट्रोल से बढ़ा। 20 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। पहले कोरोना का मार झेल रहे व्यापारी, किसान, आम नागरिक। कोरोना में ही काफ़ी लोग बेरोजगार हुए। अब जब कच्ची तेल जब सस्ती हो रही तो ये अद्भुत है कि भैया कभी इतिहास में नहीं हुआ कि डीजल जो है पेट्रोल से महंगा हो गया। ये मैं तो जानना चाहता हूँ देश की जनता से, बिहार की जनता से। आपने मैंडेट दिया था महंगाई कम करने के लिए, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन अब आएंगे, लेकिन जनता से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार बिहार में नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं? ये सवाल जो है जनता को जवाब देना है, और जवाब कब देना है ये जनता बखूबी जानती है। दाम जो है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद जो देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर नाराजगी है। और इसमें दोनों ही सरकारें क्योंकि बराबर इसका प्रॉफिट शेयर करती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के टैक्सेस हों चाहे राज्य सरकार के टैक्सेस हों, दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं। और लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर सबसे बड़ी बात है, देखिए डीजल का 80 रुपये होना ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ाएगा, क्योंकि इससे तमाम जो चीज़ें, जो ट्रांसपोर्टेशन, जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ों की डिलीवरी करते हैं, ट्रक्स जो चलते हैं, और किसान जो है वो खासा इफेक्ट होता है, जिसके चलते महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि जिस तरीके से लगातार पिछले 19 दिनों से लगातार रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर ज़रूर लोगों में खासी नाराज़गी है और लोग परेशान हो गए हैं। देश में कोरोना के कहर से मुंबई में हाहाकार मचा है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने मुंबई का तेल निकाल दिया है। मुंबई में पेट्रोल का दाम 86 रुपए से ज्यादा हो चुका है और डीजल की कीमत 78 रुपए 34 पैसे पर पहुंच गई है। इस वक्त हम हैं मुंबई के कल्याण इलाके में और यहाँ पर अगर बात करें तो आज पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे का इजाफा हुआ है और आज यहाँ पर पेट्रोल 86 रुपये 39 पैसे हो गया है,
जबकि अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 86 रुपये 64 पैसे हैं, जबकि डीजल में आज 13 पैसे का इजाफा हुआ है और डीजल के जो रेट हैं 78 रुपये 29 पैसे हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर लोग भी नाराज़ हैं, क्योंकि इस समय लोगों को ज़्यादातर अपने ही संसाधनों से अपने दफ्तर, अपने ऑफिस जाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक जो सार्वजनिक परिवहन है वो ठीक से शुरू नहीं हो पाया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बाकी बचे पेपर सब नहीं करवाए जाएंगे। सीबीएसई की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत जानकारी दी है। कुंदन सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। कुंदन, पेरेंट्स भी यही चाहते थे, क्या कहा गया आखिरकार सीबीएसई की तरफ से कोर्ट में? देखिए, मोटे तौर पे दो बातें सीबीएसई की तरफ से कही गई है कि जो बड़े राज्य हैं जिसमें दिल्ली, तमिलनाडु जैसे मुंबई से स्टेट शामिल है, जहां बहुत सारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, वहां पे उन राज्यों ने अपनी असहमति जताई है, क्योंकि वहां पे केस बहुत बढ़े हुए हैं और ऐसे हालात में अगर बच्चे एग्जाम देने के लिए आएंगे तो बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। इस ऐसे स्थिति में सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि हम बच्चों के पास विकल्प के तौर पे दो ऑप्शंस देते हैं, या तो इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से बच्चों को परीक्षाएं पास कर दी जाएंगे, अगर कुछ बच्चों में डाउट होता है तो फिर से वो लेटर 1 यानी वो समय सीमा तय नहीं की गई है, उसमें बच्चे एग्जाम में अपीयर करके दे सकते हैं। जहां तक 10वीं का सवाल है, हालांकि 10वीं के बाकी पेपर्स देश के बाकी हिस्सों में हो गए थे, दिल्ली में बाकी रह गए थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां पे दंगे हुए थे। अब 10वीं के एग्जाम्स को भी ये तय कर लिया गया है कि वो परीक्षाएं नहीं होगी और उनको इंटरनल असेसमेंट यानी उनके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस और उनके 10वीं के मार्क्स के आधार पे उनको पास कर दिया जाएगा। सो कुल मिला के दो बड़े निर्णय हैं, क्योंकि 1 से 15 जुलाई के बीच में परीक्षाएं होनी थी। 12वीं की कम से कम 7 से 8 बड़ी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जामिनेशन बाकी थे और देश भर में होने थे। और कई स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाएं होने के बाद में जब कॉलेज में या हायर एजुकेशन में जब एडमिशन्स की बारी आ रही थी तो सीबीएसई के बच्चे रिजल्ट न मिलने की वजह से देरी फील कर रहे थे, मुश्किलात हो रही थी। ऐसे में कोर्ट में अभिभावकों की तरफ से भी मामला गया था कि जो देश भर में हालात है, खासकर कोविड को लेकर ऐसे परीक्षाएं कराना संभव नहीं है और सरकार के बीच का फॉर्मूला लेके आए जिससे पास कर दिया जाए। वो सीबीएसई ने एक इंटरनल असेसमेंट का फॉर्मूला दिया है जिसमें 50% जो मार्क्स होगा वो मार्क्स उनके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस पे और 50% मार्क्स जो होगा उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पे किया जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट्स में अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट होता है, उसको लगता है कि जिससे मार्क्स मिला है उससे बेहतर मार्क्स हो सकता था, तो वो एग्जाम्स अपीयर करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है, जैसे बाकी में आपने पेपर्स के लिए दिया जाता है। तो कुल मिला के एक बड़ा निर्णय है और देश के बड़े लोगों के लिए, बड़े बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। रिजल्ट को लेकर क्या जानकारी है, कब तक रास्ता क्योंकि साफ हो गया है तो कब तक रिलीज किया जा सकता है? रिजल्ट का पहले ही अगर ये 1 से 15 तारीख तक परीक्षाएं होती तो रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में ये बातें कही गई थी और उसी के मुताबिक क्योंकि जुलाई माफ कीजिएगा 15 जुलाई के बाद जो नीट और जेईई मेंस की परीक्षा एडवांस की होनी थी, इसके बाद जो फाइनल एडमिशन प्रोसेस था वो अगस्त से सितंबर के बीच में होना था, तो उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका कुंदन विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।